बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एंटी टेस्ट का लेक्चर नंबर 7 है और इसमें मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी और कुछ 3-4 जो डेफिनेशंस हैं वो रह गई थी, वो मैं चाह रहा हूँ वो भी साथ कवर करें और इनके बाद जो 1-2 चीज़ें और रह जाएंगी वो करने के बाद हम डिटरमिनेंट्स की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और दोबारा उसी के इक्वल आंसर आ जाए तो हम ये कहते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अब ये बात तो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, तो हमने देखना है कि इसको हम किस एंगल से पढ़ें ताकि हम इसको जो एंटी टेस्ट के MCQs होते हैं उसके हवाले से तैयार कर लें। तो आप याद रखें कि पेपर में इसी तरह प्लेन वर्डिंग कभी नहीं आनी कि ये लिखा हुआ है आप फ़ौरन उसको टिक कर दें। आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी अल्टरनेट फॉर्म भी पेपर में आ सकती है। जैसे आप A ट्रांसपोज अगर इस साइड में ले आएँ तो आपके पास यूँ बन जाना है A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब यहाँ से आप देखें कि ये MCQ यूँ बन सकता है कि इफ़ A माइनस A ट्रांसपोज इज़ अ नल मैट्रिक्स देन व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट A। तो आपका ऑप्शन हो सकता है ये 4 ऑप्शंस लिखे हों और आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि यही वाली बात जो आपके सामने लिखी हुई है ये वर्डिंग में भी आ सकती है। जैसे मैं आपको बोल के बताता हूँ, आप अपने पास नोट भी कर लें कि इफ़ सम ऑफ ए मैट्रिक्स डिफरेंस है, इफ़ डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज़ अ नल मैट्रिक्स देन व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द मैट्रिक्स। तो आप उसके बारे में क्या कंक्लूजन ड्रा करेंगे? तो आपने देखा है कि अगर मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस नल मैट्रिक्स है तो कंक्लूजन ये है कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम आते हैं इस पे, यहाँ हमने कहा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू का वर्ड जब भी आता है नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये, तो A ट्रांसपोज अगर नेगेटिव A के बराबर आएगा तो हम ये कहेंगे ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये वाली बात अगेन बुक में लिखी है, हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन इसकी जिस तरह इसकी हमने मॉडिफिकेशन की है कि ये इस वर्डिंग में भी पेपर में आ सकता है, इसी तरह अगर इसकी मॉडिफिकेशन करें तो आप A उस तरफ ले जाएं तो A प्लस A ट्रांसपोज एक नल मैट्रिक्स बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये आपके MCQs में यूँ आ सकता है कि इफ़ A प्लस A ट्रांसपोज इज़ अ नल मैट्रिक्स देन व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट A। और अगर हम ये कह लें कि इसको जिस तरह ये लिखा हुआ है इसी को अगर वर्डिंग में कन्वर्ट कर लें तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि इफ़ सम ऑफ ए मैट्रिक्स and its transpose is a null matrix then what conclusion can be drawn about A। तो दोनों सूरतों में आपने इसका आंसर क्या टिक करना है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम हर चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हर चीज़ को मॉडिफाई किया हुआ है। हम एक ही बात को 2 मुख्तलिफ और 3 मुख्तलिफ एंगल से पढ़ रहे हैं ताकि जैसी भी वर्डिंग पेपर में आए आप उसको प्रिडिक्ट कर लें कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होता है जिसमें यूजुअली कम्प्लेक्स एंट्रीज होती हैं, यानी आयोटा वाली टर्म्स होती हैं और आप उसका कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें और फिर ट्रांसपोज लें और ये दोनों काम करने से उस पर कोई इफेक्ट ना हो तो हम कहते हैं वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगेन इसको भी अगर हम मॉडिफाई करें तो हम यूँ कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन करके ये बनेगा A माइनस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज़ अ नल मैट्रिक्स। अगर ये डिफरेंस नल मैट्रिक्स बनाएगा तो जो A के बारे में कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और लास्ट वाला जो है अगर हम इसको देखें मॉडिफाई करके तो ये बनता है A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज़ अ नल मैट्रिक्स देन कंक्लूजन अबाउट A क्या होगा कि A इज़ स्क्यू हर्मिशियन। अच्छा, ये तो बातें इस तरह से होगी। अब थोड़ा सा कुछ रिजल्ट्स बुक में लिखे हुए जो कि बच्चों का फीडबैक ये रहा है कि जो नस्ट के MCQs और किसी और यूनिवर्सिटी में भी 1-2 लोगों ने ये फीडबैक दिया था कि ये जो MCQs आपके पेपर में आते हैं उसमें ये इस तरह से पूछी गई ये बात, ये जो बातें लिखी हुई हैं इनको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ प्रेजेंट किया गया था और स्टूडेंट्स 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे थे। तो वो जो एक आपके माइंड में मिसकंसेप्शन होती है उसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ कुछ नोट बना के लिखता हूँ। ये आप लोग लिखेंगे तो इनके लिखने के बाद आपको बात सही क्लियर होगी। नोट में ये लिखता हूँ कि आपने याद रखना है पहले नंबर पे
कि A प्लस A ट्रांसपोज जो होता है, A प्लस A ट्रांसपोज यानी जो इसका सम बनेगा ये हमेशा सिमेट्रिक होता है, इज ऑलवेज सिमेट्रिक प्रोवाइडेड दैट कि ये सम पॉसिबल भी हो, यानी ए ऐसा हो कि जिसमें ए ट्रांसपोज ऐड भी हो सकता हो, ऑर्डर की जो कंडीशन है वो पूरी हो रही हो। दूसरी बात ये है कि जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब इसके अंदर ये जो पूरा रिजल्ट आएगा उसकी बात हो रही है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी क्लियर हो गया जी। अब आप में ज़रा जो मिसकंसेप्शन जो मैंने आपसे कही थी होती है वो सुन लें ज़रा। यहाँ पे आप ये कहते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर नल मैट्रिक्स होगा तो ए सिमेट्रिक होगा, यानी ये ए की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे जो ए माइनस ए ट्रांसपोज का हुआ ये इस पूरे डिफरेंस की बात हो रही है। ये पूरा डिफरेंस जो इसका रिज़ल्ट आएगा उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और अगर इसको इधर देखें तो ये मतलब है कि अगर ये डिफरेंस ज़ीरो हो जाए यानी नल मैट्रिक्स बने तो फिर ए सिमेट्रिक होगा। तो दोनों चीज़ें मिक्स नहीं कर देनी, क्योंकि आप सोच रहे होते हैं कि यहाँ तो इसका मतलब सिमेट्रिक था तो यहाँ इसका मीनिंग क्या हो गया। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और वो डिफरेंट है। वहाँ सम डिफरेंस ज़ीरो होने से ए जो है वो सिमेट्रिक होता है और यहाँ डिफरेंस पूरे की बात हो रही है, ये ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। जो भी इसका आंसर आएगा वो हमेशा मैट्रिक्स क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह इसकी भी कंडीशन बना के बताता हूँ आप लोगों को कि थर्ड नंबर पे हम कहते हैं ये जो लिखा हुआ है ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब ये नहीं कह रहे कि ये ज़ीरो होगा तो ए हर्मिशियन होगा। अब इस पूरे की बात करें कि ये जो हम डिफरेंस लेंगे ये वाला, ये डिफरेंस जो होगा इज़, अगर पहले सम की बात कर लेते हैं, सम करेंगे तो ये होगा हमेशा इज़ ऑलवेज हर्मिशियन, ये हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगा। और अगर हम डिफरेंस की बात करें ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज तो ये हमेशा बनेगा इज ऑलवेज स्क्यू हर्मिशियन। तो ये दो चीज़ें जो है वो आपने मिक्स नहीं करनी, ठीक है, इनको इस तरह से लेके चलना है आपने। फर्दर मोर में कुछ और बातें भी लिखवा दूँ जो कि पेपर के MCQs में आती रहती हैं। उसमें 5th नंबर पे आप ये भी लिख लें कि और कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो हर्मिशियन या सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो सकते हैं। तो उसमें आप याद रखें कि ए इंटू ए ट्रांसपोज ये जो प्रोडक्ट है और ए ट्रांसपोज इंटू ए, किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए ये जो दो होंगे ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए, ये दोनों जो हैं ये हमेशा आर ऑलवेज सिमेट्रिक, ये हमेशा सिमेट्रिक हुआ करेंगे। और फिर एक बात और भी लिख लेते हैं, बल्कि दो बातें और हमारे पास बनती हैं वो भी लिख लेते हैं। और दो बातें ये हैं हमारे पास कि अगर हम ए जो है, इफ ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक हो और स्क्यू सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, इन दोनों केसेस में ए स्क्वायर जो होगा, ए स्क्वायर इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो ये भी बात आपके MCQs में आ सकती है कि अंडर व्हाट कंडीशन ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो कंडीशन क्या होगी, इफ़ ए सिमेट्रिक और इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, बोथ एंड भी लिख देना हम लोगों ने। और आखिरी जो बात है वो कंडीशनल है। वो कंडीशनल बात क्या है कि जो ए और बी का प्रोडक्ट होता है, ए इंटू बी जिसको हम कहते हैं, ए इंटू बी इज सिमेट्रिक, ये कब सिमेट्रिक होगा, ए इंटू बी इज सिमेट्रिक, ये उस वक्त सिमेट्रिक होगा अगर इफ़ के बाद इसकी तीन कंडीशंस याद रखनी है आप लोगों ने। पहली बात, ए भी सिमेट्रिक हो यानी ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो, बी भी सिमेट्रिक हो, बी ट्रांसपोज बी के बराबर हो, और ए बी और बी ए इक्वल भी हो।
अब यूजुअली मैट्रिसेस में ये नहीं होता इक्वल, लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ये प्रोडक्ट इक्वल भी आती है। तो A इंटू बी उस वक्त सिमेट्रिक होगा जब ये तीनों बातें होल्ड करेंगी। तो अब होना क्या है कि अगर आपके MCQs में आते हैं तो इनमें से एक भी बात अगर मिसिंग है तो हम इसको टिक नहीं कर सकते। हम ये कहेंगे कि ये सारी बातें अगर पूरी होती हैं तो तब जाके A B जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। हो सकता है ये लिखा हो कि अंडर व्हाट कंडीशन A इंटू बी सिमेट्रिक, ऑप्शन A ये हो, ऑप्शन B हो, ऑप्शन C हो, तो फिर D ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ तक आपको अगर बात क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। एक आध मैं आप लोगों को MCQ बना देता हूँ ताकि जो बात अभी तक हमने सीखी है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आगे चल सकें। तो देखते हैं एक आध MCQ इसका। एक MCQ लिखा है मैंने आप लोगों के लिए। इसमें कंडीशन ये है कि A और B और A दोनों का जो प्रोडक्ट है वो I के बराबर है, AC और CA का प्रोडक्ट भी I के बराबर है। तो आप जानते हैं कि AB और BA अगर इक्वल टू I बनते हैं इसका मतलब A B का इन्वर्स है और B A का इन्वर्स है। AC और CI है तो इसका मतलब A C का इन्वर्स है और C A का इन्वर्स है। तो इसका मतलब ये तो बात क्लियर है, आपने बताना है कि कौन सी बात ट्रू नहीं है। तो आप पहली बात देखें तो यहाँ से पता लगता है कि A इन्वर्स B के इक्वल है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। इस पे आए तो यहाँ से पता लगता है कि A इन्वर्स C के इक्वल है, ये भी बात ठीक है। अब अगर A का इन्वर्स B भी है, A का इन्वर्स C भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि B और C भी आपस में इक्वल हैं। तो ये तीनों बातें ट्रू हैं। जो बात बच गई है वो A इक्वल टू C है। तो ये बात ट्रू इसलिए नहीं है कि यहाँ से नज़र आ रहा है कि A और C इन दोनों का प्रोडक्ट I के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इन्वर्स के इक्वल होने की हमारे पास कोई गारंटी नहीं कि A का इन्वर्स और C का इन्वर्स हो, यानी A और C आपस में इक्वल हो जाएं, इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। वैसे भी लॉजिकली अगर तीन ऑप्शन जो हैं वो ट्रू हैं तो जो बच गया वही ऐसा होगा जो ट्रू नहीं है। तो हम इसको टिक कर देते हैं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन गया यहाँ से। अब आगे चलते हैं। जिस तरह हमने मैट्रिक्स की टाइप्स डिस्कस करना शुरू किए हैं तो 3.4 के अंदर एक दो और बातें हैं वो भी हम साथ लेके चलते हैं ताकि मैट्रिसेस का काम एक बार कंप्लीट जाए हमारा, और फिर उसके बाद हम कोई नई चीज़ जो है वो पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं मैट्रिक्स की एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है जिसको हम एचेलॉन फॉर्म कहते हैं। तो वो उसकी मैं यहाँ हेडिंग लिखता हूँ और इसको डिफाइन करता हूँ। एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एचेलॉन फॉर्म जो होती है ये आपकी बुक में लिखी है और डिफाइन भी हुई है। एचेलॉन फॉर्म बेसिकली क्या है, मैट्रिक्स आपको दिया जाता है और उसको एक पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट करना होता है। वो पर्टिकुलर शेप जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ। अगर आप अपनी बुक रीड करें तो बुक के अंदर इस जो फॉर्म है इसकी 3 रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो तीनों बातें प्रिसाइज़ करके एक लाइन में आपको बता दी जाए ताकि आपके लिए याद रखना और समझना आसान हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, वरना मैं बोल के बताता हूँ, आप लोग अपने पास लिख लें। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ बात कि मैं इस एचेलॉन फॉर्म वाली जो बुक वाली डेफिनेशन है जिसके 3 उसने पॉइंट्स लिखे हैं, हम उसको एक पॉइंट में कन्वर्ट करके लिखेंगे यहाँ पे। तो बोलता हूँ, आप सुने इसको। एनी मैट्रिक्स A is said to be in echelon form. Any matrix A is said to be in echelon form if, अब if के बाद अब लिखें आप इन्वर्टेड कॉमास में, चूँकि अब असल बात शुरू हो रही है। तो मैं if के बाद लिखवाता हूँ, if first नॉन ज़ीरो एलिमेंट of each of its row is equal to 1 and all other elements below that one are equal to 0। अब इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दें। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ बात आपके सामने कि एनी मैट्रिक्स A is said to be in echelon form if first non-zero element of each of its row is equal to 1 and all other elements below that one are equal to 0। और अब सादा अल्फाज में हम सिंपल वर्डिंग में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में उस वक्त होता है जब उसकी हर रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 हो और उस 1 के नीचे जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उस कॉलम में 0 हों। अगर हर रो में इस तरह की बात आपको नज़र आएगी तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स अपनी एचेलॉन फॉर्म में है। अब इसकी लिखते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल इस तरह से है कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और याद रखना है इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कुछ भी हो सकते हैं, मैट्रिक्स किसी भी तरह का हो सकता है।
तो अब अगर ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अगर इसकी पहली रो में एंटर हो हम फर्स्ट रो में और यहाँ हम देखें कि 1 लिखा हुआ है और उस 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 हैं या 3 वो 0 हो गए। फिर इसी तरह हम सेकंड रो में एंटर हो और सेकंड रो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट 0 है, हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट देखना है। अब अगर यहाँ कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिखा हुआ है 2 है 3 है 4 कुछ भी है तो उसको 1 होना चाहिए और फिर उसके नीचे जितने भी हैं उनको 0 होना चाहिए। फिर हम थर्ड रो में एंटर होंगे तो थर्ड रो में जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा उसको हमने 1 बनाना है। अगर यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है तो जो यहाँ होगा वो कर लेंगे। तो यूजुअली आपको यहाँ अगर नॉन ज़ीरो मिले तो उसको हम क्या बनाएंगे 1 और फिर उस 1 के नीचे सारे 0 और आखिरी अगर लेट से यहाँ कोई एलिमेंट बचता है तो उसको हम बना लेते हैं 1। तो आप देख सकते हैं हर रो के अंदर जब हम इंटर हो रहे हैं फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट नॉन ज़ीरो 1 है, सेकंड रो का पहला नॉन ज़ीरो 1, थर्ड रो का पहला नॉन ज़ीरो 1, फोर्थ रो का जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो है वो क्या है 1। इसके बाद जो इस 1 के जो ऊपर वाला पोर्शन है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मर्जी हो वो 0 हो या नॉन ज़ीरो दोनों चल जाएंगे। अब मैं लिखता हूँ लेट से यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है -3 और यहाँ 7 कर लेते हैं और इधर भी कुछ लिख देते हैं 7, 2, 5, 8। तो आप देख सकते हैं कि बाकी किसी चीज़ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जो रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ लगाई है इस चीज़ के ऊपर कि हर रो का जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसको क्या बनाया हमने 1 और उसके नीचे सारे एलिमेंट क्या कर दिए 0। तो हम ये कहते हैं कि ये मैट्रिक्स अपनी एचेलन फॉर्म में है। अच्छा, अब एक होती है हमारे पास रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म। रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि जो 1 के नीचे 0 हैं इन्हीं 1 के ऊपर भी आपने 0 बना देने, जस्ट लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर 1 के नीचे भी 0 कर दें और 1 के ऊपर भी 0 कर दें तो उसे कहते हैं रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म। ये तो वो बात होगी जो मैंने अभी आपके सामने बोली और एक्सप्लेन कर दी। अब अगर हम बुक वाली बातें हैं, बुक वाली बातों को भी देखें तो आपने बुक में हेडिंग देखी होगी एचेलन फॉर्म की, पेज नंबर आपको मिलेगा 3 पॉइंट आपकी जो 4 एक्सरसाइज है उससे पहले देखिएगा तो किसी पेज पे लिखा होगा एचेलन फॉर्म के बारे में। तो अब उसको ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसमें जो बातें लिखी हैं वो आप खुद पढ़ते हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसमें पहली बात लिखी होगी लीडिंग एंट्री की। लीडिंग एंट्री कहते हैं किसी भी रो के फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट को। जैसे इस वक्त इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, इसकी लीडिंग एंट्री 1 और फोर्थ रो की लीडिंग एंट्री क्या है 1। तो किसी भी रो का जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है चाहे वो 1 हो 2 हो या 3 हो उसे उसकी लीडिंग एंट्री कहते हैं, वो लीड कर रहा होता है। फिर आपने अगर बुक में बातें पढ़नी है तो मैं आपको बताता हूँ, बुक में उसने 3 बातें लिखी हैं, मैं तीनों बातों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो तीनों बातें इस तरह से हैं कि जो पहली बात है वो ये कहता है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म में देखें, बनाना चाहें या उसको चेक करना चाहें तो आप एक बात इंश्योर कर लें कि जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिफोर लीडिंग एंट्री ये सक्सेसिव रोज़ में इंक्रीज़ करने चाहिए। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये लीडिंग एंट्री है, इससे पहले जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, जो ज़ीरोज़ की तादाद है वो जो आप सक्सेसिव रोज़ में जाएं, अगली रोज़ में जाएं तो वो बढ़ने चाहिए, इंक्रीज़ होने चाहिए। देख लें इस 1 से पहले कोई ज़ीरो नहीं है, इस 1 से पहले 1 ज़ीरो है, इससे पहले 2 ज़ीरो हैं और इससे पहले 3 ज़ीरो हैं। इसका मतलब जो हम आगे जाते जा रहे हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी ग्रेटर हो रहे हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरो बिफोर जो थे लीडिंग एंट्री के वो वाले। ये बात क्लियर होगी भाई, ये बात बुक में लिखी है। अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी बात बुक में ये लिखी है कि अगर कोई ज़ीरो रो आ जाए, कोई भी ज़ीरो रो अगर पूरी की पूरी ज़ीरो रो आपको मिल जाए तो उस केस में आपने देखना है कि वो हमेशा ज़ीरो रो नॉन ज़ीरो रो के बाद होनी चाहिए। यानी नॉन ज़ीरो रो जो होगी वो ज़ीरो रो को प्रीसीड करे और ज़ीरो रो नॉन ज़ीरो रो को प्रोसीड करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें अगर कोई एक रो पूरी ज़ीरो हो जाए तो हो सकती है, लेकिन वो हमेशा सबसे एंड में यानी प्रोसीड करनी चाहिए। तो मैं अगर ये कहता हूँ कि मैंने ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये तीनों अगर मैंने ज़ीरो कर दिए तो ये बन गई ज़ीरो रो, लेकिन ये एचेलन फॉर्म नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि ज़ीरो रो जो है वो नॉन ज़ीरो रो से पहले नहीं हो सकती। ज़ीरो रो आएगी तो वो नॉन ज़ीरो को प्रोसीड करेगी, प्रीसीड नहीं कर सकती। इसमें ये ड्रॉबैक है, ये अब एचेलन फॉर्म नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे हम ये कर लें
कि ये नॉन ज़ीरो ही रखें, जो भी इसमें हो सारे एलिमेंट ज़ीरो ना हो, इसमें लास्ट वाली रो अगर सारी ज़ीरो हो जाए तो ये एक्सेप्टेबल है। अब हम देख सकते हैं कि ज़ीरो रो अकर कर रही है और ये नॉन ज़ीरो के बाद है, यानी नॉन ज़ीरो इसको प्रीसीड कर रही है और ये उसको प्रोसीड कर रही है। तो जब भी ज़ीरो रो आएगी, सादा अल्फाज में याद रखें, वो सबसे एंड में होनी चाहिए, एक हो या दो जो भी हो। और तीसरी बात बुक में ये लिखी हुई है कि जो लीडिंग एंट्री है वो 1 होनी चाहिए। तो वो हम पहले कह चुके हैं कि यहाँ लीडिंग एंट्री आपको 1 नज़र आ रही है। अच्छा, अभी जो कॉल आई थी ना, वो वाला पोर्शन काटना है ज़रा, ठीक है, वो मैंने कॉल अटेंड कर दी। बाकी यहीं से आके मैं जहाँ मैंने टिक किया था वहाँ तक करना है, उसके बाद कॉल देखने वाला टाइम माइनस कर देना, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे कि जो 3 कंडीशंस बुक में लिखी हुई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे पूरी हो रही हैं, जिसका मतलब है कि जो हमने एक लाइन में डेफिनेशन पढ़ी है वो बुक की तीनों लाइन्स को कवर कर रही है। फिर बुक में ये भी लिखा हुआ है, कुछ ऑथर्स ऐसे भी हैं, फॉरेन ऑथर भी ऐसे होते हैं कि जो 1 वाली कंडीशन है इसको वो आमतौर पे यूज़ नहीं करते। उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। आपकी बुक के लेवल की अगर हम बात करें तो इस लेवल पे 1 आपने लाजमी हर रो के फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट को बनाना है, तब एचएन फॉर्म जो है वो प्रॉपर बनेगी। अब अगर ये आपको बात क्लियर हो गई है तो इसका जो एमसीक्यू पेपर में बन के आ सकता है, चूँकि अभी एमसीक्यू लिखने का टाइम नहीं, मैं आपको सिर्फ बोल के बताता हूँ। एमसीक्यू आपका ये आ सकता है कि आपको इस तरह की 4 फॉर्म्स दी हों, 4 ऐसे ऑप्शंस हों और आपने सेलेक्ट करना हो कि कौन सा मैट्रिक्स अपनी एचेलन फॉर्म में है। तो उसका बेहतर तरीका ये होगा आप लोगों के लिए कि आप ये जो मैंने एक लाइन बोली थी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 और उसके नीचे 0 होनी चाहिए, वो भी चेक कर सकते हैं। या अगर बुक वाली तीनों बातें आपके माइंड में क्लियर हैं तो आप फ़ौरन देख सकते हैं कि लीडिंग एंट्री 1 है या नहीं हर रो की, और फिर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं बिफोर लीडिंग एंट्री के, और फिर 0 रो अगर आ रही है तो वो सबसे एंड में होनी चाहिए, प्रीसीड ना करे, प्रोसीड करनी चाहिए। तो इस तरह से आप सारी ये बातें देख सकते हैं। आपको जो हम एमसीक्यूज़ की बुक रेफ़र करते होते हैं, जो सेंटा विजन की जो पब्लिकेशंस हैं उसके हवाले से लिखी गई है, तो उसमें आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। और जो हमारा जूम सेशन चल रहा होता है साथ साथ डिस्कशन का, उस जूम सेशन पे जब आप ऑनलाइन होंगे तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं उस पर भी कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करवा दूँ। तो इस तरह से हमारा जो थीम है वो कवर होता है। यहाँ जो कि इस लेक्चर में टाइम शॉर्ट होता है तो हम सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ का आइडिया देते हैं। बाकी एमसीक्यूज़ की जो प्रेजेंटेशन है वो जो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, आपको टेस्ट मिलेंगे, और जूम पे जो हमारी डिस्कशन होती है वहाँ पे भी हम स्लाइड्स बना के आपको असाइनमेंट्स सॉल्व करवाएंगे लाइव। तो वहाँ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे आप बात सुना करें, बार बार सुना करें, समझा करें और फिर उसको एमसीक्यूज़ में अप्लाई किया करें। तो एचएनएल फॉर्म और रिड्यूस एचएनएल फॉर्म हमारी यहाँ पे कवर होती है। रिड्यूस एचएनएल फॉर्म को मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ कि जिसमें इन 1 जो रेगुलर में 1 लिखे होते हैं, इन 1 के नीचे भी 0 हो जाएं और ऊपर भी 0 हो जाएं तो हम कहते हैं ये रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म है। अब एचेलन फॉर्म के साथ एक चीज़ लिंक हो जाती है जिसको हम कहते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि रैंक क्या चीज़ है। तो रैंक की यहाँ मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जो रैंकिंग होती है वो एचेलन फॉर्म की बेस पे होती है। हम ये कहते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है तो आप ये करें कि उसको पहले एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करें, और एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये देखें कि उसमें कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। जितनी नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी वो उसका रैंक कहलाएगा। तो मैं लिखता हूँ, इसको यूँ डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ in echelon form of a matrix echelon form of a matrix is called rank of A, rank of matrix कह लें इसको आप। तो सबसे पहले आप क्या किया करेंगे, मैट्रिक्स की बनाया करेंगे एचेलन फॉर्म, और एचेलन फॉर्म के अंदर काउंट किया करेंगे नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़, वो कहलाएगा उसका रैंक। अब यहाँ एक बात याद रखनी है कि रैंक आप एचेलन फॉर्म से भी बना सकते हैं और रिड्यूस एचेलन फॉर्म से भी बना सकते हैं। क्योंकि रिड्यूस एचेलन फॉर्म में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इसलिए हम उसको प्रेफर नहीं करते। दोनों से रैंक सेम आता है तो हम सिर्फ एचेलन फॉर्म में ही उसका रैंक बना लिया करते हैं।
तो इस तरह से हम ये चीज़ सीख चुके हैं कि रैंक आपने कैसे फाइंड करना है। अब रैंक के बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं हमारे पास कि कैसे हम रैंक का आइडिया ले सकते हैं कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल रैंक किसी मैट्रिक्स का हो सकता है। तो उस हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज़ कह लें आप लोग रैंक की, मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। ये प्रॉपर्टीज़ आपको MCQs जो हैं ख़ास तौर पे एंटी टेस्ट के, उनको अटैम्प्ट करने में ये सपोर्ट करेगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंक, रैंक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद रखनी है आप लोगों ने। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि किसी भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का रैंक कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो मैं लिखता हूँ रैंक ऑफ ए नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स कैन नेवर बी ज़ीरो, कैन नेवर बी ज़ीरो। रैंक ऑफ ए नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स कैन नेवर बी ज़ीरो। तो अगर 4 ऑप्शन में से किसी में रैंक ज़ीरो लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का रैंक कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अब दूसरी बात यह है कि फिर कम से कम क्या रैंक हो सकता है अगर ज़ीरो नहीं हो सकता। तो याद रखना है किसी भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का कम से कम रैंक 1 होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मिनिमम पॉसिबल रैंक, मिनिमम पॉसिबल रैंक ऑफ ए नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, मिनिमम पॉसिबल रैंक ऑफ ए नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ 1। कम से कम किसी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का रैंक 1 होगा, इससे कम नहीं हो सकता। तो इसलिए आपने बात याद रखनी है कि नॉन ज़ीरो का रैंक कभी ज़ीरो नहीं होता, इसके अंदर ज़ीरो से ग्रेटर हुआ करेगा। और कम से कम वैल्यू रैंक की कितनी हो सकती है, जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 1 है। 1 या 1 से ऑनवर्ड भी हो सकती है। आगे चलते हैं। जैसे आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये अपनी एचेलॉन फॉर्म में है और इसकी 1, 2 और 3, इसकी 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। तो इसका रैंक कितना हो गया 3। अगर ये भी रो ज़ीरो हो जाती, ये भी ज़ीरो हो जाती, ये भी ज़ीरो हो जाती, सिर्फ एक रो बच जाती, तो उसका रैंक होता 1 और 1 से कम नहीं हो सकता इसका रैंक। आगे चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे ये है कि अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कैसे पता लगता है कि उसका मिनिमम पॉसिबल या मैक्सिमम पॉसिबल रैंक फाइंड करने का क्या हमारे पास एक रेंज बन सकती है। जिस तरह अभी भी देखें, मैंने आपको बताया कि कम से कम रैंक कितना होगा 1 और 0 नहीं हो सकता। तो इसी तरह आप देखें कि जिस तरह मिनिमम आपने किया उस तरह मैक्सिमम भी बता सकते हैं कितना हो सकता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल रैंक, मैक्सिमम पॉसिबल रैंक ऑफ ए नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स इज दी, ये क्या होगा, इज द लीस्ट इंडेक्स ऑफ ऑर्डर, लीस्ट इंडेक्स ऑफ ऑर्डर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लीस्ट इंडेक्स ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या हुआ। तो मैं यहाँ ऊपर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, ये एक मैट्रिक्स था हमारे पास जिसका ऑर्डर था, इट हैज़ 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो ये था 4 क्रॉस 5 इसका ऑर्डर था। तो ऑर्डर का देखें, एक 4 है और एक 5 दो इंडिसेस हैं इसके, 4 रो को शो कर रहा है 5 कॉलम को। तो अगर इसके ये 4 लीस्ट इंडेक्स है तो इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम रैंक हो सकता है वो 4 हो सकता है। अगर ये 3 होता तो हम कहते हैं मैक्सिमम रैंक 3 हो सकता है। तो मैं इसी को एग्जांपल को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। मैं ये कॉलम यहाँ से इरेज कर देते हैं 2, ये दोनों कॉलम इरेज कर दूँ अगर मैं, तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स बच गया सिर्फ इतना सा। अब इसका क्या ऑर्डर हो गया 4 क्रॉस 3, 4 रोज 3 कॉलम्स। अब आप देखें, अगर ऑब्जर्व करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो लीस्ट इंडेक्स है वो 3 है इसके अंदर। अब इसका जो मैक्सिमम पॉसिबल रैंक है वो 3 है। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स के माइंड में थोड़ी सी मिसकंसेप्शन होती है। वो ये समझ रहे होते हैं क्योंकि रैंक नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ को, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि जितनी रोज़ होंगी उतना मैक्सिमम रैंक हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है। रोज़ हो या कॉलम, जो भी ऑर्डर का छोटा इंडेक्स होगा, लीस्ट इंडेक्स होगा, वो होगा उसका मैक्सिमम पॉसिबल रैंक। तो अब हमें एक आइडिया हो गया कि अगर ये वाला क्वेश्चन MCQs में आता है तो मुझे पता लग गया कि इसका कम से कम रैंक 1
और मैक्सिमम रैंक 3 हो सकता है। तो हमें एक विजन मिल जाता है कि रैंक की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस काम को, रैंक वाले टॉपिक को यहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ। कुछ हम इसकी क्वेश्चंस असाइनमेंट्स के तौर पे करेंगे आपकी लाइव डिस्कशन में भी, और जो बुक आपको दी MCQs की उसमें आपको मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक। हमने कोशिश किया कि 3.1 से लेकर 3.4 तक जो मैट्रिसेस का काम था, उसकी टाइप्स और जो उसकी डिटेल हमने प्रॉपर्टीज़ के हवाले से पढ़नी थी वो पढ़ लिए। अब हमारा जो फोकस है वो डिटर्मिनेंट्स के ऊपर है। 3.3 एक्सरसाइज का मेजर पोर्शन जो है वो इसके साथ लिंक है। डिटर्मिनेंट्स की जो टॉपिक है ये 9th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, और 9th क्लास में और फर्स्ट ईयर में डिफरेंस ये है कि 9th क्लास में जस्ट 2x2 के डिटर्मिनेंट्स को आप डील करते थे। यहाँ पे आप 3x3 और इससे ज़्यादा ऑर्डर यानी 4x4 तक के डिटर्मिनेंट को डील करना सीखेंगे। तो मैं जो प्रीवियस आपका नॉलेज है उसको रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, A, B, C और D, और आपसे कहा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो बड़ा एक सिंपल सा प्रोसीजर हुआ करता था कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ A को डिनोट करते थे बार लगा के A के अराउंड, जिस तरह मॉडुलस का साइन होता है। इन बार के साथ फिर आप मैट्रिक्स को भी, जो उसकी ब्रैकेट्स थी उनको बार में कन्वर्ट कर देते थे, और फिर कैलकुलेट करने का तरीका 2x2 का ये हुआ करता था। जो एक सिंपल मेथड आपको बताया जाता था वो ये था कि आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें A इंटू डी, और माइनस कर दें उसमें से सेकंड और थर्ड यानी नॉन डायगोनल को B इंटू सी। क्योंकि उस वक्त आप लोग इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते मेंटली 9th क्लास के लेवल पे, तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको नहीं बताई जाती। उसका लॉस या नुकसान ये होता है कि जब आप इस लेवल पे आते हैं फर्स्ट ईयर में, तो अभी भी आप लोग वो इस डिटरमिनेंट की प्रॉपर डेफिनेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। अभी भी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जिस तरह मैंने ये किया है, क्या ऐसे ही मैं 3x3 को कर सकता हूँ, तो जितने आप सुन रहे हैं वो सारे यही कहेंगे नहीं सर 3x3 को ऐसे नहीं कर सकते। हालांकि आप 3x3 के लिए भी यही मेथड यूज़ करते हैं, सिर्फ चूँकि आपको प्रॉपर डेफिनेशन का पता नहीं होता इसलिए आप लोग ये समझते हैं कि ये वाला मेथड और 3x3 और 4x4 वाला मेथड डिफरेंट है। तो इसके लिए ये मेथड पहले मैं आपको समझा दूं कि असल डिटरमिनेंट की क्या डेफिनेशन है, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो इसमें क्वेश्चन में काम किया है वही काम हम पहले भी करते आए और वही हम बाद में भी करेंगे। तो डिटरमिनेंट को डिफ़ाइन करने से पहले इसके साथ कुछ बातें लिंक है वो समझ लें। वो मैं आपको समझा दूँ कि मैं एक 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूँ और उसके साथ कुछ चीज़ें आपको और समझाता हूँ, फिर हम इस काबिल होंगे कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो एक 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं। कंसिडर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। कोई आप यूज़ कर लें, हम ये जो कि जनरल बात करते हैं तो फिर जनरली हम लेट कर लेते हैं उसको, जिस तरह हम करते होते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये एक मैट्रिक्स हमने लेट कर ली है और हम देखना चाह रहे हैं कि इसके थ्रू कैसे अंडरस्टैंड करें हम जो डेफिनेशन होती है प्रॉपर डिटरमिनेंट की वो क्या होगी इसके थ्रू। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसके 9 एलिमेंट्स हैं, वो आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। हम इसका फाइंड करते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर्स के बारे में याद रखें कि जितने किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उतने ही उसके कोफैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब अगर इसके 9 एलिमेंट्स हैं तो हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर होगा। वो कोफैक्टर होता क्या है? वो कोफैक्टर एक नंबर होता है जो डिटरमिनेंट को एवेल्यूएट करके बनता है। तो मैं कोई एक नंबर आपके सामने कोई एक इसका एलिमेंट चूज़ करके आपको बताता हूँ। लेट्स से मैं ये वाला एलिमेंट पिक करता हूँ, चूँकि इसके 9 है, 9 में से कोई भी एलिमेंट आप चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आइडिया समझने के लिए कि कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है आपने। तो मैं ये लिखता हूँ कि ये एक एलिमेंट है, इसका मुझे चाहिए कोफैक्टर। तो मैं लिखूँगा यूँ, कोफैक्टर ऑफ A32। ये क्या बनेगा देखें, इसकी जो नोटेशन है वो याद रखें। इसको कैपिटल A से डिनोट करेंगे अगर मैट्रिक्स A है तो, अगर मैट्रिक्स B है तो फिर कैपिटल B आ जाएगी इसमें। और ये जो दो इंडिसेस हैं 3 2 ये इसके साथ आ जाएंगे 3 2। स्मॉल a32 का मतलब है एलिमेंट, कैपिटल A32 का मतलब है उस एलिमेंट का कोफैक्टर।
और कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि इसमें हम लिखते हैं -1 की पावर में ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ना, ये दोनों 3 और 2, ये -1 की पावर में लिख देंगे ऐड करके हम, और इसके साथ एक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आएगा। और डिटर्मिनेंट कहाँ से आएगा देखें, अब आप अगली बात ध्यान से सुने, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ डिफरेंट कलर से। जिस एलिमेंट को आपने पिक किया है इसकी करस्पॉन्डिंग रो यानी थर्ड रो डिलीट कर देनी है और इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम। तो A32 का मतलब ये है कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम को स्किप करें, डिलीट करके बाकी जो बचता है वो लिख दें। तो देख लें बाकी आपके पास ये 2 और ये 2 4 एलिमेंट्स बच गए। तो ये कौन से एलिमेंट्स बच गए, A11, A21, A13 और A23। तो ये मैंने जिस तरह एक एलिमेंट का कोफैक्टर आपके सामने लिखा है, इसी तरह आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिख सकते हैं। अगर हम इसको चूज़ करते A11 को, तो यहाँ कैपिटल A11 आता, -1 की पावर 1 + 1 होती, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करके हम यहाँ लिख लेते। तो ये एक कोफैक्टर अगर आपको समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं इसके बाद। अब आगे चलें, इसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास होती है माइनर। तो माइनर को भी अंडरस्टैंड कर लें वो क्या चीज़ें होती हैं। माइनर्स जो होते हैं ये भी असल में नंबर्स होते हैं और ये भी डिटरमिनेंट के थ्रू ही हमारे पास आते हैं। इनमें और कोफैक्टर में थोड़ा सा फ़र्क होता है बस। तो देख लें, जिस तरह मैंने A32 का फाइंड किया था कोफैक्टर, ऐसे ही मैं A32 का फाइंड करता हूँ माइनर। जितने किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उतने ही उसके कोफैक्टर्स होते हैं और उतने ही उसके माइनर्स होते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माइनर ऑफ A32। माइनर को हम स्टैंडर्ड रखा गया M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट कर दिया इसको हमने। और अगर 3 2 का फाइंड करना है तो 7 इंडिसेस आ जाएंगे 3 2। और रूल ये कहता है कि ये होगा -1 की पावर, जिस तरह आपने उसमें -1 की पावर लिखा था वैसे यहाँ नहीं लिखना आप लोगों ने। यही फ़र्क है दोनों में, उसमें ये वाला फैक्टर आता है जबकि इसमें नहीं आता। सिर्फ आपने थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करके लिख देना जो आपके पास ये लिखा हुआ है। तो अब आप फ़र्क समझिए क्या है कि माइनर में ये जो माइनस वाला फैक्टर था ये वाला, ये नहीं होगा, बाकी सारे का सारा वही होगा। यानी वही 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट दोबारा लिख दिया हमने यहाँ पे, और सिर्फ जो बाहर माइनस था उसको हमने इसको इग्नोर कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 + 2 5 ऑड नंबर बनता है तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, इतना ही फ़र्क पड़ेगा। और जब इन दोनों का जैसे यहाँ 2 2 लिखा होता या 3 3 लिखा होता तो इसका सम पॉजिटिव इवन आने के बाद पॉजिटिव आता, तो फिर ये दोनों बराबर भी होते हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क है माइनस में और कोफैक्टर में। अब हम इस तरफ आते हैं कि हमने ये 2 चीज़ें पढ़ी हैं डिटर्मिनेंट को पढ़ने के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से कोफैक्टर या माइनर के थ्रू डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है। तो यहाँ लिखते हैं हम नाउ, ये आपके लिए अब इम्पॉर्टेंट बात है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होती। आप लोग जितने भी यहाँ सुन रहे हैं मेरी बात, अगर आपसे ये कहा जाए कि इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें, इस ए के डिटर्मिनेंट को ओपन करें, तो आप जानते हैं एक्सपेंड करते हैं आप, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 आप सारे कर सकते हैं। लेकिन जो उसके बैकग्राउंड में प्रॉपर बात होती है वो आपको नहीं पता होती मोस्टली लोगों को। बहुत से लोगों को पता भी होगी लेकिन अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होती, तो उनके लिए मैं लिख देता हूँ नाउ। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम डिटर्मिनेंट को डिफाइन कर सकें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में याद रखें, ये क्या होता है। ये होगा कि आप लोगों ने किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड करना होता है, ये आप जानते हैं। तो लेट्स से मैं इसको पहले रो से एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंडिंग बाय R1। तो R1 के एलिमेंट देखें कौन कौन से 3 एलिमेंट्स थे वो आप लिख लें। पहला एलिमेंट था R1 का A11, उसके साथ लिखें उसका कोफैक्टर, वो कौन सा होता है, कैपिटल A11। फिर आप लिखें दूसरा A12, ये वाला एलिमेंट, और इसके साथ लिखें इसका कोफैक्टर। फिर रो का जो आखिरी एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट, वो लिखें A13, ये वाला, और इस A13 के साथ आप लिख लें इसका कोफैक्टर। तो ये जो आपके पास एलिमेंट्स का और उसके कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है R1 का, R1 के एलिमेंट्स और उनके कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख के अगर इसका सम किया जाए
तो ये जो सम बनेगा ये बनेगा डिटर्मिनेंट के बराबर। अब आप मुझे खुद बता सकते हैं कि मैंने अभी इसको सिर्फ R1 से एक्सपेंड किया है, यहाँ लिख भी दें आप कि कहाँ से एक्सपेंड किया हमने इसको, R1 से। तो इसी तरह अगर हम चाहें तो उसको R2 से भी लिख सकते हैं, R2 से लिखेंगे तो ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे और इनके कोफैक्टर का प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर R3 से लिखें तो भी लिख सकते हैं, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। इसका मतलब है यू हैव 6 डिफरेंट वेज टू राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन दिस वे। तो आपके पास 6 मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे आप इसको लिख सकते हैं। अब आप ये देखें कि इसमें से MCQ किस तरह का बन सकता है और जो इसकी प्रॉपर वर्डिंग में डेफिनेशन है वो क्या है। तो पहले मैं डिफ़ाइन करता हूँ। देखें, यहाँ से मैं आप एक बार आपको रिपीट कर दूँ कि हमने R1 के एलिमेंट्स को उन एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी उनका प्रोडक्ट लिया और उसको ऐड कर दिया, तो किसके इक्वल आया, डिटर्मिनेंट के। तो अब मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ, आप लोग सुन लें। डेफिनेशन देख लें क्या होगी हमारे पास, तो लिख लें अपने पास, मैं बोल रहा हूँ और ताकि आपको ये बात क्लियर हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज सम ऑफ द प्रोडक्ट, SUM सम जो होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स, sum of the products of the elements of any row or column by their corresponding cofactors। बस यानी कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उनके corresponding कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सम किया जाए तो आंसर आता है डिटर्मिनेंट के बराबर। मैं रिपीट करता हूँ, सुन लें। डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड एज सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सम किया जाए तो जो आंसर आता है वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। उम्मीद है ये आपने लिख ली होगी अपने पास बात। तो इस तरह पहली बात तो ये देख लें कि ये जो वर्डिंग मैंने बोली है ये वर्डिंग पेपर में आए और एंड में लिखा हो कि ये जो प्रोडक्ट जो डिफ़ाइन किया गया है ये क्या चीज़ है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि सम ऑफ दी प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज़ के बाद आगे ऑप्शन बना हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, इस तरह कुछ भी हो सकता है, या आप ये कह लें 0 या 1 या 2, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। तो आपने याद रखना है कि ये जो डेफिनेशन है ये डिटर्मिनेंट को शो कर रही है। आगे चलते हैं। जिस तरह मैंने ये आपसे कहा है कि मैंने एलिमेंट्स लिखे थे किसके, डिफरेंट रो के, और कोफैक्टर लिखे थे उसी रो के जो हमने जिसके एलिमेंट लिखे थे। तो अब होता ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं एलिमेंट्स लिखूँ रो 1 के और कोफैक्टर लिख लूँ रो 2 के, तो फिर इसका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। और उसका एक MCQ बना के मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ अगर टाइम बन गया तो मैं यहाँ दे दूँगा, अदरवाइज़ आपको जो लाइव डिस्कशन होती है उसमें डिस्कस कर दूँगा आप लोगों के साथ। तो अभी आप जो इस तरह डिटर्मिनेंट को आपने डिफ़ाइन किया, मैं कह चुका हूँ कि इस तरह लिखने के आपके पास 6 डिफरेंट वेज हैं। और 6 डिफरेंट वेज कौन से हैं? 3 रोज़ और 3 कॉलम्स। अगर ये 4x4 का होता तो आपके पास 8 डिफरेंट वेज होते, 4 रोज़ और 4 कॉलम्स। ये सारे जो हैं ये चूँकि कोफैक्टर्स हैं, हमने माइनर भी पढ़े हुए हैं, तो डिटर्मिनेंट को हम माइनर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वो भी देख लें। उसको एक नोट बना के लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अभी जिस तरह ये R1 था, R1 से आपने इसको लिखा था कोफैक्टर की फॉर्म में, अब मैं लिखता हूँ R1 से माइनर्स की फॉर्म में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है अगर माइनर की फॉर्म में लिखा जाए तो ये होगा A11, वही सेम ये वाला A11, लेकिन साथ कैपिटल A11 की बजाय हम लिख देते हैं कैपिटल M11। फिर ये वाला आ जाएगा A12 और साथ आ जाएगा M12। फिर तीसरा आ जाएगा A13 और साथ आ जाएगा M13। अब फ़र्क क्या है इन दोनों में? जब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो सारे प्लस होते हैं, जब माइनर की फॉर्म में लिखेंगे तो जहाँ जहाँ इंडिसेस का सम ऑड बनेगा वहाँ माइनस आएगा, जहाँ जहाँ इंडिसेस का सम इवन बनेगा वहाँ प्लस आएगा। तो अब आप देख लें 1 + 1, ये 2 इंडिसेस हैं, 1 + 1 कितना होता है? 2 इवन है तो ये पॉजिटिव है। 1 + 2 यानी दोनों इंडिसेस का सम, A12 में से 12 का सम 3 बनता है, ऑड नंबर। ऑड बनेगा तो आपने क्या कर देना है? नेगेटिव। इवन बनेगा 1 + 3 4, तो आप क्या करेंगे? पॉजिटिव।
तो जिस तरह उसको हम 6 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिख सकते हैं, 3 रोज़ 3 कॉलम्स, इसी तरह माइनर की फॉर्म में भी हम 6 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिख सकते हैं, 3 रोज़ और 3 कॉलम। तो अब आप MCQs के हवाले से ये बात क्लियर कर लें कि ये आपके बहुत सारे MCQs इस तरह की एक्सप्रेशन वाले बन सकते हैं आप लोगों के। तो वो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसका, ताकि ये MCQ वाला आइडिया भी आपका क्लियर हो जाए। तो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ MCQs की फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कौन सा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आएगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए लिखते हैं हम। ऑप्शन ए में मैं कहता हूँ कोई एक रो कॉलम चूज़ करते हैं। मैं इस केस में अब थर्ड कॉलम चूज़ कर लेता हूँ। तो थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट देखें कौन सा है, A13। इसके साथ में लिखता हूँ कैपिटल A13। फिर इसका दूसरा एलिमेंट कौन सा है, A23। तो इसके साथ लिख दें कैपिटल A23। फिर इसका तीसरा एलिमेंट कौन सा है, A33। तो इसके साथ आप लिख लें कैपिटल A33। तो आप सारे जानते हैं कि डेफिनेशन के मुताबिक अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम किया जाए तो ये किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट। किसका होता है, ये ऑप्शन हमारा इसके इक्वल हो गया। एक ऑप्शन मैं चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ चीज़ ऑप्शन में आपको मुख्तलिफ बातें सिखाई जाएँ। अब मैं यही लिखता हूँ माइनर्स की फॉर्म में, तो क्या होगा देखें, माइनर की फॉर्म में क्या होना है, A13, यहाँ आएगा कैपिटल M13, ये क्या आएगा A23, साथ आएगा कैपिटल M23, और ये होगा A33 और साथ आएगा कैपिटल M33। आप देखें जहाँ इंडिसेस का सम इवन है, 1 + 3 इवन है और 3 + 3 इवन है 6 और 4। तो जो ऑड है उसको माइनस कर दें, जो इवन है वो प्लस कर दें। तो ये कोफैक्टर की फॉर्म में होगा और ये माइनर की फॉर्म। ये मैंने सिर्फ लिखा है कॉलम 3 से। यू कैन आल्सो राइट इट एज फ्रॉम कॉलम 2, कॉलम 1, रो 1, रो 2, रो 3। आपके पास 6 ऑप्शन हैं, तो दोनों ऑप्शन ट्रू हो गए। ऑप्शन सी भी लिख लेते हैं एक, ये भी एक आइडिया समझा दूँ आप लोगों को। ऑप्शन सी में मैं ये करता हूँ कि एलिमेंट लिखता हूँ किसी और रो के और कोफैक्टर लिखता हूँ किसी और रो के। देखें मैं कहता हूँ A11 है, इसके साथ लिख लें कैपिटल A11 कैपिटल, बल्कि ये करते हैं कि एलिमेंट्स में लिखता हूँ किसके, रो 1 के, A11, A12 और A13। एलिमेंट्स किसके लिखें, रो 1 के, जबकि कोफैक्टर लिखते हैं रो 2 के। तो क्या होगा, A21, A22 और A23। तो अब आप जानते हैं कि ये डेफिनेशन डिटरमिनेंट की नहीं है, तो ये डिटरमिनेंट के इक्वल नहीं होगा। तो सिर्फ ये दो ऑप्शन इक्वल थे, तो डी ऑप्शन हम कर लेते हैं, बोथ A एंड B। तो ये आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन। बाकी ये जो लिखा हुआ है, जब एलिमेंट किसी और रो के हों और कोफैक्टर किसी और रो के हों, तो ये आंसर आपको 0 देता है। तो ये वैसे एक एक्स्ट्रा चीज़ आप याद रख लें। बाकी ये दो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन को पूरा कर रहे थे, तो इसको हमने यहाँ पे टिक कर दिया, बोथ एंड बी। यहाँ में हमारा ये जो MCQ था वो ख़त्म होता है। अच्छा, अब उस बात पे आते हैं जो मैंने आपसे कही थी कि जो 9th क्लास की डेफिनेशन थी, जो आप यूँ लिखा करते थे AD - BC। क्या ये डेफिनेशन जो आज हमने पढ़ी है डेफिनेशन उसके साथ मैच करती है? कि अक्सर स्टूडेंट्स ये सोच होते हैं कि जैसे ये डिफरेंट मेथड है और वो जो आज हम पढ़ रहे हैं 3 क्लास 3 का वो डिफरेंट मेथड है। तो आप देखेंगे आपके दोनों सेम मेथड हैं। तो जो मैंने अभी आपको बात लिखवाई थी उसको ज़रा आप माइंड में रखें। तो हमने ये कहा था कि अगर हम डिटरमिनेंट लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका सम कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या चीज़ बनती है, डिटरमिनेंट। तो अब आप देखें ज़रा कि अगर हम इसके लिखें, पहला एलिमेंट चूज़ करें A, फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ, पहला एलिमेंट चूज़ करते हैं तो A आता है हमारे पास, और इसकी करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट करें तो पीछे क्या बचता है, D। इसका मतलब A का कोफैक्टर D है, तो ये हो गया AD। और फिर अगर हम दूसरा एलिमेंट चूज़ करें B, तो रो और कॉलम डिलीट करें तो इसका कोफैक्टर कौन सा आता है, C। तो B के साथ कौन सा आ जाएगा, C। अब क्या होगा, चूँकि ये B जो है, इसका B की कौन सी प्लेसमेंट थी, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में था। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मतलब है कि इन दोनों इंडिसेस का सम कितना बन गया, 3 एक ऑड नंबर है, इसलिए ये कोफैक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखें वही सेम चीज़ थी।
मैं अगर आप लोगों के समझाने के लिए लिखूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि ये क्या किया हमने कि A11 इंटू कैपिटल A11, फिर A12 इंटू कैपिटल A12। चूँकि ये दो 2 रोज़ 2 कॉलम्स वाला था तो ये सिर्फ स्टेटमेंट यहाँ तक बनी है। तो जो आपने 9th क्लास में मेथड पढ़ा था वो और ये मेथड एग्जैक्टली क्या है, सेम है। उस वक्त चूँकि आप लोग इतने मैच्योर नहीं होते तो आपको सिर्फ इतना बताया जाता है कि आप फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई कर लें, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पहुँच के हम कुछ डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर, फर्स्ट ईयर की बुक का पेज नंबर 105 है, जिस पे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। तो उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने ख़ुद भी पढ़ लेनी है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि जो कैलकुलेशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं यहाँ आपको समझा दूँ। पहली प्रॉपर्टी आप याद रखें डिटर्मिनेंट की कि A का डिटर्मिनेंट लें या A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें, दोनों आंसर सेम होते हैं। एक बात। दूसरी बात ये याद रखें आप लोग कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम पूरे का पूरा ज़ीरो हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट का रिज़ल्ट फाइनल ज़ीरो हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है और इसमें लिखा हुआ है 3 2 1 7 8 6 0 0 0। अगर पूरी एक रो ज़ीरो हो जाए या पूरा एक कॉलम ज़ीरो हो जाए तो इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है बग़ैर कैलकुलेट किए। इसी तरह जिस तरह मैंने ये रो की बात की है, ये कॉलम भी कोई एक ज़ीरो हो गया तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी लिखता हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर याद रखना है आप लोगों ने कि 2 रोज़ या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं तो तब भी इसका आंसर ज़ीरो हो जाता है। आइडेंटिकल का मतलब है सेम हो जाए। जैसे मैं कहता हूँ ये लिखा हुआ है 3 2 5 7 6 4 और 3 2 5। तब आप देखें फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों सेम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो 2 आइडेंटिकल रोज़ या 2 आइडेंटिकल कॉलम्स मिल जाएं तो उसका आंसर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब आपके पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर किसी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोड करता हूँ। आपके सामने अगर लिखा हुआ है 3 2 5 और 4, आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो क्या बनता है, देखें ये बनता है 3 4 ज़ 12 5 2 ज़ 10। तो आंसर कितना आ गया, 2। अब मैट्रिसेस के अंदर जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया करते थे। डिटर्मिनेंट में ये चीज़ डिफरेंट है कि डिटर्मिनेंट चूँकि एक नंबर होता है तो आप जिस भी रो को चाहें और जिस भी कॉलम को चाहें उस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आप उस नंबर से फिर डिवाइड करके बैलेंस भी करें। तो मैं ये करता हूँ कि मैं R1 जो है रो 1 इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। लेट से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जो चलें डिफरेंट नंबर रख लेते हैं, 2 पहले से है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 4 से। तो अगर मैं R1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये जो आंसर है ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले अगर 2 था तो अब 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। ये देखें R1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होना है, ये क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, ये 4 से मल्टीप्लाई करें 8। आप देखिएगा हमारा आंसर क्या आता है, 12 4 ज़ा 48, 8 5 ज़ा 40। तो आंसर कितना आ गया, 8। तो आपने ऑब्जर्व किया कि पहले आंसर कितना था 2, अब कितना हो गया 8। 8 बेसिकली क्या है, 8 बेसिकली इस 2 का और इस 4 का प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब जिस नंबर से रो को मल्टीप्लाई करेंगे या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे उस आंसर का भी जो पहले वाला आंसर था वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर नया आंसर बना देगा। ठीक हो की बात, ये क्लियर है। और ये सिर्फ रो में नहीं है, ये कॉलम के साथ भी ये काम किया जा सकता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, जो प्रॉपर्टीज़ वहाँ लिखी है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ वही एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको इशू कोई ना हो उसमें। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम ये करते हैं कि किसी रो, मैं ऊपर वाली एग्जांपल दोबारा कोड करता हूँ, यही वाली 3 2 5 4, हम कोशिश कर रहे हैं कि बजाय वर्डिंग समझने के इस प्रॉपर्टी की जो सिंप्लीफिकेशन एक्सप्लेनेशन वो समझ ली जाए। अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया था, क्या आंसर आया था इसका, 12 - 10 = 2।
अब प्रॉपर्टी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब हम ये कहते हैं कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में किसी दूसरी रो या कॉलम के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोबारा वही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर ये करता हूँ कि मैं इसकी R1 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक हो गया, और उसको ऐड कर देते हैं किसमें, R2 में, तो आंसर जो होगा डेफिनेट सी बात, अब R2 जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज। ये फिर सुन लें, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर देते हैं, तो इस तरह करने से आंसर जो है अगर पहले 2 था तो बाद में भी 2 ही रहेगा। ऊपर आपने सिर्फ मल्टीप्लाई किया था, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो इफ़ेक्ट होगा आंसर के ऊपर, जबकि अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही डिफरेंस है इसमें। देखिए मैं क्या करता हूँ, अब इन प्रॉपर्टीज़ जो कि आप फर्स्ट ईयर करके आए होते हैं और ये अच्छी खासी इसमें कैलकुलेशन की होती है तो आप इनसे फेमिलियर होते हैं। मैं ज़रा यहाँ लिखता हूँ, देखें R1 किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, तो ये देखें ये R1 है 3 2 6 और इसमें ऐड कर रहे हैं 6 + 5 कितना हो गया, 11। फिर R1 किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, 2 2 4 और R2 में ऐड करें 4 + 4 8। चूँकि चेंज सिर्फ R2 में आया है तो R2 चेंज हो गई, R1 में कोई चेंज नहीं आया, वो उधर ही लिखी रहेगी। क्योंकि मल्टीप्लाई करके ऐड किया आपने R2 में तो R2 में चेंज आएगा। अब देखें, अब हम ये कह रहे हैं कि इस तरह करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले 2 है तो अभी भी कितना होगा, 2 ही होगा, तो 8 3 24, 11 2 22। सो यू कैन सी कि आंसर क्या है, सेम है। तो मैं प्रॉपर्टी रिपीट कर दूं कि अगर आप किसी रो या कॉलम में किसी दूसरी करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो उससे डिटरमिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भी आप प्रॉपर्टीज़ लगाया करते थे रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस की, तो कैसे आप ये करते थे। आपको पता होता था कि वो जब भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया करते थे तो उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और आंसर इसी तरह इक्वल चलता रहता था हमारा साथ साथ। अब एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं इसकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ में से, इसकी 6 प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखें वो क्या है। 6 प्रॉपर्टी में ये मैं कहता हूँ कि मैंने एक आपके सामने लिख दिया डिटर्मिनेंट, जिसका आंसर कितना बनता है, 12 4 48, 8 5 40, यही लिखा है मैंने, जो ये लिखा हुआ था आपके सामने। तो इसका कितना आंसर आया था आपके पास, 8 आंसर। अब हम ये करते हैं किसी एक रो या कॉलम को 2 एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैं यूँ कर लेता हूँ कि 12 5 ऐसे ही लिख के रहने देता हूँ। इस 8 को कोई से 2 पेयर बना लें, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है आपने, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 + 6 और इस 4 को मैं लिखता हूँ 1 + 3। अब आप देख सकते हैं कि जो कॉलम 2 है ये 2 एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई एक कॉलम या रो 2 एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में लिखी हो तो आप उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं। वो कैसे, देखें। अब मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, फिर इससे मैं बना दूंगा 2 डिटर्मिनेंट्स। जो पहले वाला डिटर्मिनेंट है इसमें 12 5 तो उसी तरह रहेगा, जो कि 12 5 एक ही रखना है दोनों में आपने। बाकी जो पहला पेयर था, पहला जो नंबर था उस पार्ट का 6 + 2 से 2, 2 और 1 यहाँ लिख देंगे और 6 और 3 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसका आंसर और उसका आंसर क्या है, सेम है। तो एक रो या कॉलम 2 एलिमेंट के सम के फॉर्म में लिखी हो तो आप उसको तोड़ के 2 बना सकते हैं। अब देखें इससे क्या आंसर आएगा हमारा, 12 1 12 एंड 5 2 10, और इधर देखें 12 3 36, 6 5 30। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 है और ये 6, तो कितना आंसर हो गया, 8। वही सेम आंसर है जो पहले था, वही अब यानी जो इसका आंसर है वही इसका आंसर ऐड होने के बाद भी आता है। और एक बात और नोट कर लें, क्योंकि वैसे तो हम जब 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, मैट्रिसेस को जब ऐड करते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं। ये 2 डिटर्मिनेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट को ऐड करने का रूल बिल्कुल डिफरेंट है। आपने दोनों ये ऐड किए हैं तो 12 और 12 ऐड नहीं हुए, वो उसी तरह रहा 12 5। जो सेम रोज़ या कॉलम्स थे वो ऐड नहीं हुए, जो डिफरेंट रोज़ या कॉलम्स थे, ये देखें ये दोनों डिफरेंट कॉलम थे, सिर्फ ये ऐड हुए हैं आपस में। तो यहाँ से एक फ़र्क पता लगता है आपको कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है। अब आखिरी प्रॉपर्टी मैं लिखता हूँ, वो ये है
आप लोगों ने कल के लेक्चर में ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस और स्केलर मैट्रिसेस पढ़े थे। तो उनसे रिलेवेंट एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में लिखा हो या डायगोनल फॉर्म में या स्केलर फॉर्म में, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो आप विद इन वन स्टेप कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ, यानी पहले लिख दूँ कि किन 3 मैट्रिसेस के लिए ये बात ट्रू है। वो ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब ये लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, अपर ट्रायंगुलर भी, और दोनों भी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स और उसके साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स। ये 3 ऐसे मैट्रिसेस हैं कि अगर ये नज़र आए आपको डिटरमिनेंट्स में तो आप एक स्टेप में उसका आंसर बता सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ, देखें, मैं कहता हूँ कि हमारे पास है 3, 2, 1, बाकी सारे एलिमेंट में 0 कर देता हूँ। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और डायगोनल मैट्रिक्स अगर है तो जो डायगोनल होता है वो डेफिनेटली अपर और लोअर ट्रायंगुलर भी होता है, तो ये ट्रायंगुलर भी कह सकते हैं इसको। और अगर ये सारे सेम करें तो हम इसको स्केलर भी कह सकते हैं। तो इन तीनों के लिए याद रखना है कि जो इसका डिटरमिनेंट होगा वो सिर्फ इसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा, 3 × 2 × 1। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ, इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ इन ट्रायंगुलर फॉर्म देन इट्स डिटरमिनेंट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। तो जो डिटरमिनेंट होगा वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा। और ये प्रॉपर्टी ट्रू है किसके लिए? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ हम इसको वाइंड अप करते हैं। आज के जो लेक्चर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अगला काम है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़ यहाँ तक के लिए।